नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी 9 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रह जाए और आपको सभी जानकारियों से फैक्चुअल जो बातें हैं हर पर्सपेक्टिव में पहुंच के ईजिली आप तक पहुंच सके, है ना। चलिए, ज़रूरी जानकारियों की ये श्रृंखला है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लाइव हो जाते हैं। हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं पहली जानकारी। 4 राज्यों ने नर्मदा परियोजना के भुगतान को लेकर चल रहे दीर्घकालिक लागत साझाकरण विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों ने इनके बीच नई दिल्ली में नर्मदा परियोजना के लिए भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं की लागत साझा करने के लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दे को संबोधित करता है, जो नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण के फैसले के अनुरूप है, जिसने दोनों परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाँ, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। समझौते में पुनर्वास व्यय, जलमग्न भूमि के मुआवजे और संबंधित निर्माण लागत से संबंधित सभी बकाया भुगतान और देनदारियों को ध्यान में रखा गया है। ये राज्यों के बीच सहकारी संघवाद और बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में एक कदम है। कहीं ना कहीं जानना इसके बारे में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र अपने आप में बड़े राज्य हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खैर, चारों ही भाजपा सरकार है राज्य में, है ना। तो ये 4 राज्यों ने ऐतिहासिक समझौते पर सहमति जताई। रिपीट, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन्होंने नदी बेसिन में महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले वित्तीय मामलों को निपटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता विशेष रूप से निम्नलिखित भुगतानों से संबंधित है, वही बताया, सरदार सरोवर डैम परियोजना और इंदिरा सागर डैम परियोजना। इस हस्ताक्षर समारोह में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल ही हुए, इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उपस्थित थे। तो मैं बता ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक ज़रूरी जानकारी है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, है ना। तो 4 राज्य आपस में, मतलब बहुत कम होता है, ऐसा रेयर केस है कि 4 राज्य एक चीज़ के लिए माने। खैर, बहुत लंबा समय लगा इसमें और एट दी एंड अब आ करके जो है इसमें समझौता हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति के लिए ट्राइब एक्स का शुभारंभ किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब एक्स की क्या है, ये एक डिजिटल शिक्षण मंच है, इसका शुभारंभ किया है। ये भारत का जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के लिए समर्पित पहला मंच है। इसका अनावरण केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने भुवनेश्वर, ओडिशा में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में किया। ये मंच शिक्षा, प्रलेखन और कौशल विकास को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ट्राइब एक्स का शुभारंभ किया है, जो भारत की जनजातीय विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रचार के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसा बताया, इस मंच का उद्घाटन हम बता ही चुके हैं कि जुएल ओराम ने ओडिशा के भुवनेश्वर में किया है। ज़रूरी जानकारी है, ट्राइब एक्स, है ना, ये नाम ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे एक्सपो होते हैं तो ये मतलब उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी। भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और एस्ट्रा मिसाइल सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर थे। उन्होंने वहां पर 14 रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 14 समझौतों पर हस्ताक्षर करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। इन समझौतों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इनकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता यात्रा के दौरान दी गई थी। इस घटनाक्रम का एक उल्लेखनीय पहलू ये है कि इंडोनेशिया भारत से
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें भी खरीदने का इरादा रखता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 3 देशों के दौरे के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय चर्चा की और इन चर्चाओं के बाद दोनों देशों ने पुष्टि की कि वे भारत को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मुहैया कराएंगे। वे भारत से एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भेजेंगे। ये 14 अलग अलग द्विपक्षीय संधियाँ हुई हैं, अलग अलग हिस्से हैं ना, जिनमें ये भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरी जानकारी है। प्रधानमंत्री जी के अलग अलग देशों के दौरों पर जो जानकारी आ रही है, न्यूज़ आ रही हैं, उनको अच्छे से समझिए। ये भी एक ज़रूरी जानकारी है कहीं ना कहीं। तो सोचिए, ब्रह्मोस वर्सेस एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं तो भारतीय दल राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में टिकाऊ जूट परिधानों का प्रदर्शन करेगा। एक इमेज भी आपको शायद दिख रही होगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारतीय एथलीट और अधिकारी जूट विस्कोस मिश्रित परिधान पहनेंगे। हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है। इसे वस्त्र मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। ये पर्यावरण के अनुकूल परिधान है जो टिकाऊ वस्त्रों, प्रारंभिक रेशों में नवाचार और मेक इन इंडिया पहल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पूरे विश्व में प्रचार करेगा। टिकाऊ वस्त्रों और प्राकृतिक रेशों में नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाले ये खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। तब आएंगी बहुत सारी न्यूज़, है ना। और भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के लिए टिकाऊ जूट परिधान पेश कर दिया है, बता आपको दिया ही है, तो ज़रूरी है कहीं ना कहीं जानना। फ़ोटो भी आपको दिखा दी है। तो भारतीय दल के आधिकारिक परिधान के लिए जो परिधान है उसकी घोषणा कर दी गई है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, जो कि आयोजित होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, है ना। ग्लासगो अपने आप में एक बड़ी जगह है और बड़ी जानी मानी जगह है कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टि से भी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। कामराज बंदरगाह 18 मीटर की ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। कैपिटल ट्रेजिंग फेज 6 परियोजना के सफल समापन के बाद कामराज पोर्ट लिमिटेड KPL भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है, जहां 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट उपलब्ध है। 440 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित इस उन्नत बुनियादी ढांचे के कारण बंदरगाह 1,70,000 डेड वेट टन तक के पूर्ण रूप से भरे कैपेसाइड जहाज़ों को संभालने में सक्षम है। बहुत बड़ी बात है। इस उपलब्धि से रसद लागत में कमी आने, माल ढुलाई क्षमता में सुधार होने और भारत के निर्यात आयात व्यापार को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये बंदरगाह जो कामराज बंदरगाह है, इसने 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट हासिल किया। कैपिटल ट्रेजिंग फेज 6 के पूरा होने के बाद तमिलनाडु में कामराजर बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जो 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट प्रदान करता है। तो सीधी सी बात है, ज़रूरी जानकारी है, पढ़ना है ही है, जानना है ही है। बढ़िया तरीके से पढ़िए, नई नई चीज़ों को जानिए, है ना। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। आज तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।